मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में दोबारा से आकर। दोबारा जब भी किसी को बुलाया जाता है तो उसका बहुत बड़ा मायना होता है। पहली बार तो आप किसी को गलती से बुला सकते हैं, दूसरी बार गलती से नहीं बुलाते हैं। दूसरी बार बुलाते हैं इसका मतलब बंदा ठीक है यार, नहीं ये बुलाने के लायक है। आप सबका स्वागत नेस्विस परिवार के अंदर। मैं इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर हूं और करीब सितंबर 14, 2005 को मेरा एसोसिएशन हुआ इस बिजनेस के साथ। मेरे से पहले 44,653 लोग इस बिजनेस में थे जब मैं आया। मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर इस कंपनी में 44654 है। हमारे टाइम पे न्यूमेरिक फिगर चलती थी, अभी आपके टाइम पे के करके सीरीज चलती है, अल्फा न्यूमेरिक है ना। तो मेरे जमाने में 44654 मुझे नंबर अलॉट हुआ। तो मुझसे पहले करीब 44,653 लोग इस बिजनेस को कर रहे थे। तो जब मैं आया तो मैं नया था और इस कंपनी को चलते हुए करीब अब 4 साल हो गए थे। और जब मैं दिल्ली में इस बिजनेस को शुरू कर रहा था तो मेरा भी ये इन्हीं 2 लड़कों की तरह है, नौजवान लोगों की तरह था। 22, 23, 24 साल का उम्र था। और 22, 23, 24 साल की उम्र में 2 फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदा ये होता है कि कहीं भी घुस जाओ, बच्चा समझ के पीटता आदमी नहीं है, बाद में बोलते हैं बच्चा है जी जाने दो ना इसको। अच्छा, नुकसान ये होता है कि कोई बात पे विश्वास नहीं करता क्योंकि उम्र कच्ची होती है, छोटी होती है। अब मेरे पास स्कूटर था उस जमाने में, LML चलाता था मैं, NV, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता। तो LML NV चलाता था मैं। तो जब स्कूटर पे जाते थे किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने तो हाथ में एक बस्ता होता था हमारे, उसमें इंग्लिश की 2-3 किताबें होती थी। इंग्लिश हमको समझता नहीं था। अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो जो मुझे गाड़ी पे लेके आए उन्होंने बोला सर आपका बुक इंग्लिश में है, हिंदी में है कि नहीं? अरे मैंने कहा तू इंग्लिश में रख, अपने टेबल पे रख। ये तुझको पता है अंग्रेजी, तुझे नहीं आती, सामने वाले को थोड़ी ना पता है, तू रख उसको। तो अंग्रेजी की 2-3 किताबें हम रखते थे। तो मारुति एस्टीम चलती थी उस जमाने में, तो मैं एस्टीम का एक डुप्लीकेट चाबी रखता था अपने पास। वो चाबी वाला बना देता था 50-100 रुपए के अंदर, तो चाबी हाथ में रखते थे। प्रेजेंटेशन दिखाने जाते थे, टेबल पे चाबी रख देते थे। उसको ये नहीं पता आया स्कूटर में है, मतलब कोई आदमी आया, ऐसा है ना, फील करा। एक रिंग बनवाई हमने पैसा वैसा जोड़ के, तो एक चाबी एक रिंग, लगता था कि कोई रईस खानदान से है। वो बात अलग थी कि जेब में 20-25 रुपए होते थे खाली। तो नुकसान ये है छोटी उम्र का कि लोग भरोसा नहीं करते। तो जब मैं प्रेजेंटेशन दिखाने जाता था उस जमाने के अंदर तो लोग बोलते थे यार तुम तो बच्चे हो, तुमको क्या पता है। 5-6 डायलॉग मैंने सुने पिछले 11 साल में। मुझे नहीं पता पूना में लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते, और कुछ लोग मेरे से उम्र में बड़े भी हैं यहाँ पर। तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं, आपके पूना महाराष्ट्र में पता नहीं वो डायलॉग चलते हैं कि नहीं, हमारे दिल्ली में बहुत चलते हैं। आपको मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या? द लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में कोई इशू तो नहीं है? इशू होगा भी तो आप क्या कर सकते हैं? अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो पैसा ले लिया हमने आपसे 200 रुपए। तो जो प्रेजेंटेशन दिखाने जाते थे तो 2-3 डायलॉग, भाटी साहब 5 डायलॉग हमको सुनने को मिलते थे। पहला डायलॉग जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते थे, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग तो हिंदुस्तान में ऐसा है जैसे भूत, मतलब आप किसी को बताओ कि आप MLM कर रहे हो तो वो जैसे विक्रम बेताल सीरियल आता था ना, तू बोला और मैं उड़ा, गायब, दिखाई नहीं देता आदमी। तो वैसा ही हमारे साथ रहता था, जिसको जाके बोलो वो गायब, वो मिलता ही नहीं था, बड़ा फोन ही ना उठाए कोई। तो जो हमसे बड़ी उम्र के थे वो पहला डायलॉग हमको चिपकाते थे, हमें सब पता है। दूसरा डायलॉग पेटेंटेड था उनका, हमने दुनिया देखी है। कुछ उम्र में बड़े लोग थे, वो हमको एक और डायलॉग चिपकाते थे, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए। चौथा डायलॉग, बेटा तुम्हारी जितनी उम्र है उतना तो हमारा तजुर्बा है। पांचवा डायलॉग जो लोग हमको चिपकाते थे, अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा पैसे कैसे कमाते हैं, अब तुम बच्चे कल के हमको सिखाओगे। तो ये 5-6 पेटेंटेड डायलॉग वहां दिल्ली में चलते थे। आपके यहां चलते हैं कि नहीं चलते? चलते हैं ना। मुझे उनके डायलॉग से कोई दिक्कत नहीं थी, हर आदमी को अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकता है। दिक्कत मुझे तब महसूस होती थी कि जब उनके डायलॉग और बैंक बैलेंस मैच नहीं करता था आपस में।
डायलॉग तो बहुत शानदार थे, लेकिन बैलेंस जो था अकाउंट के अंदर, उसमें जब वो एटीएम डालते थे तो माइनस में पैसे आते थे, -54 रुपीस। लेकिन डायलॉग शानदार थे। तो आपके बीच में भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी टाइप होंगे लोग। एक कहानी के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मेरी बड़ी फेवरेट सी कहानी है, पूना पहली बार आया हूं, दूसरी बार, तो आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे आप लोग? अच्छा, जो यस नहीं बोल रहे, क्या करूं इनका? या तो इनको 200 के 225 दे के निकाल दें इनको। भैया 25 रुपए ब्याज, और क्या चाहते हो 2 घंटे का? देखो ऐसा है, मैं भगवान को बहुत मानता हूं। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप उसकी मर्जी से यहां पर बैठे होंगे। जब उसकी मर्जी से बैठ ही गए हैं तो हंस लो, बोल लो थोड़ा सा। कहानी सुनाऊं? अच्छा, 2-4 कलाकार अब भी नहीं बोले। चलो, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं? और तो कहानी कुछ ऐसी है, वो उसी आदमी के लिए है जो अभी तक यस नहीं बोला है। इसकी बीवी को बच्चा होने वाला था। भाटिया साहब, जो यस नहीं बोला, हम 1500 किलोमीटर दूर से आ गए चल के। सुबह 5 बजे का मैं निकला हूं, इतना बड़ा शरीर लेके आ गई, इतनी सी जीभ नहीं हिला सकता। तो इसकी बीवी को भाटिया साहब बच्चा होने वाला था। तो इसने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब जल्दी आ जाओ, लगता है समय आ गया है, तो आप तुरंत आ जाओ। डॉक्टर ने बोला मैं आ तो जाता हूं, लेकिन मुझे कम से कम 30 से 35 मिनट आने में लग जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है जी, आप आ जाओ, मैं आपका इंतजार करता हूं। डॉक्टर आ गया। 30 से 35 मिनट के बाद डॉक्टर ने कहा कहां है बीवी? बोले अंदर। डॉक्टर अपना बस्ता वस्ता लेके आया था, पेटी जो होती है उसके हाथ में। तो डॉक्टर अंदर चला गया, खिड़की दरवाजा बंद कर लिया। आदमी बाहर इंतजार कर रहा खुशखबरी में कि अभी खुशखबरी लाएगी 5-7-10 मिनट के बाद। 10-15 मिनट हो गए, खटर पटर की आवाज आ रही है अंदर। डॉक्टर ने खिड़की खोली, चेहरा बाहर निकाला और उससे पूछा तेरे पास हथौड़ी है क्या? यह आदमी चौंका, हथौड़ी क्या करोगे? बोला है कि नहीं? बोला हाँ जी है। बोला लेके आ। ये भागा भागा गया, हथौड़ी लाके डॉक्टर को दिया। डॉक्टर साहब ये हथौड़ी रखो। डॉक्टर ने खिड़की फिर बंद कर ली। आदमी बाहर, अंदर फिर खटर पटर की आवाज आ रही। 5-10 मिनट फिर खटर पटर आवाज आती रही। फिर खिड़की खुली, डॉक्टर की मुंडी बाहर आई। तेरे घर में आ रही है क्या? आ रही। यह आदमी बोला डॉक्टर साहब मेरी बीवी को बच्चा हो रहा है कि क्या हो रहा है? बोला है कि नहीं? बोला हाँ जी है। बोला लेके आ तुरंत। अब वो भागा भागा गया, आरी ले आया, डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर ने आरी रखी, खिड़की फिर बंद कर दी। फिर 10-15 मिनट गुजर गए, अंदर से खटर पटर की आवाजें आने लगी। आवाजें तेज हो गई। फिर 15 मिनट के बाद खिड़की खुली, डॉक्टर की मुंडी फिर से बाहर आई। डॉक्टर ने बोला इतना बड़ा पत्थर ले आ तुरंत जाके। इसने बोला हद हो गई, अब कर क्या रहे हो अंदर? 1 घंटा हो गया अंदर खटर पटर करते, बच्चा हो रहा है, मेरी बीवी पेट से है, कर क्या रहे हो? बच्चा कब होगा? बोला मैं तेरी बीवी को बाद में देखूं, पहले मेरी पेटी नहीं खुल रही जिसमें माल है सारा। वो पहले ये खुले संदूक मेरा, इसमें सामान निकालूं। तो कुछ लोग ऐसे हैं आप में जिनकी पेटियां भाटिया साहब ऐसे बंद हैं कि इनको कुछ कह दो साला खुलती नहीं है। इतने बड़े बड़े ताले लगा रखे हैं इन्होंने अपनी पेटियों पे। इनको कैसा भी समझाओ इनको समझ में नहीं आता। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूं, एक दिन तो साला खोल ही लेंगे, पेटी तो है। मैं इनको कह रहा हूं तुम भी अंदर से कोशिश करो खोलने की, मैं बाहर से कोशिश करता हूं, साला एक दिन तो पेटी। अच्छा, आप कितने लोग चाहते हैं मैं दूसरी कहानी सुनाऊं? हाँ, अब तो साला तुम फंस गए। मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी गुलजान उसकी तरफ भागते हुए आई कि मुन्ना ने 10 पैसे का सिक्का निकल लिया है। मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी गुलजान भागती हुई आई कि मुन्ना ने 10 पैसे का सिक्का निकल लिया है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा निकल जाने तो, 10 पैसे में आजकल आता ही क्या है। अब होता क्या है, कभी कभी कुछ समझा कोई और रहा होता है कुछ, और सामने वाला कुछ और समझ रहा है। अब मैं पेटी समझा रहा हूं, ये कुछ और समझ रहे हैं कुछ लोग।
मतलब कुछ लोग तो बीवी के पास पहुंच ही चुके होंगे पिछले 5-7-10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों मेरा भी शुरुआत आप ही की तरह हुई। सितंबर 14, 2005 बड़े बड़े सपने लेके मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। स्कूटर में 20 रुपए का 30 रुपए का पेट्रोल डलवाया करते थे, कभी कभी वो भी नहीं होते थे तो अधिकांश टाइम स्कूटर रिजर्व में चलता था। और हमारे यहां भी फ्लाईओवर है तो आपके यहां भी रहते होंगे, फ्लाईओवर के ऊपर मैं स्कूटर बंद कर लेता था कि नीचे तो ये अपने आप आ जाएगा। इसको बोलता था मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं, वो जेब था कुछ प्रॉब्लम। और ये जो हंस रहे हैं ये सब कलाकार करते होंगे, ये मजाक मेरा उड़ा रहे हैं एक्चुअली। तो बहुत गरीब दिन थे। 98 में मैंने ग्रेजुएशन किया फरीदाबाद में डीएवी कॉलेज से। 1998 में मैं ग्रेजुएट हो गया और रिक्शा पे कॉलेज जाते थे, कभी कभी लिफ्ट मांग के जाते थे क्योंकि पैसे पूसे होते नहीं थे, स्कूटर भी नहीं था। मैंने पहले अपना जो स्कूटर खरीदा वो 1773 रुपए की किस्त में खरीदा, 1773 का मेरा ईएमआई था मेरे पहले स्कूटर का। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया 2005 सितंबर 14 को। मुझे नेस्विज हॉलीडेज से किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया। जब मैं पहली बार इस बिजनेस को देख रहा था तो मेरे साथ 3 दोस्त और बैठ के इस बिजनेस को समझ रहे थे। जब समझाने वाले ने मुझसे कहा कि सब क्लियर हो गया तुमको, मैंने बोला ऑल क्लियर हो गया, हमारे तो पल्ले कुछ पड़ा नहीं तुम्हारा बात। क्योंकि वो बता रहा था गाड़ी घोड़ा बंदूक आ जाएगा, मर्सिडीज आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू ले लेगी, ऑडी आ जाएगी। अब गरीब आदमी को ये बातें कहां समझ में आती हैं? उसको ये बताओ कि अगले महीने की गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, उसको वो तो समझ में आता है। बच्चे की फीस कैसे भरेगा ये समझ में आता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि तुझे मर्सिडीज आ सकती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे को मर्सिडीज आ जाएगी, घोड़ा घोड़ा बंदूक सब ले लोगे तुम। जो समझा रहा था मेरे पल्ले उसकी बात पड़ी नहीं। तो मैंने बोला तुझे कितने पैसे आए पहले ये बता। क्योंकि आदमी जो समझा रहा था उसने मुझे कहा कि मुझे 1 लाख रुपए सप्ताह के आते हैं, यानी वो उस जमाने में लाख रुपए हफ्ते की कमाता था। और 1 लाख रुपए हफ्ते कमाते हुए देखना बड़ा मुश्किल काम है किसी को, और वो भी अगर आपका दोस्त हो तो और विश्वास नहीं होता। मतलब जिसको आप नहीं जानते और कोई आपको कहे कि वो फला आदमी है, वो 10 लाख रुपए महीना कमाता है और आप उसको नहीं जानते, तो आपको विश्वास। और आपका दोस्त, मासी का लड़का, चाचा का बेटा, कोई आपको कहे ये 25 लाख रुपए कमा रहा है, आप बोलोगे ये अच्छा, मतलब वो ट्रस्ट नहीं होता। नहीं तो मेरा दोस्त मुझे कह रहा था कि मुझे 4 लाख रुपए आते हैं महीने के, तुम्हें विश्वास कैसे करता? हम लोग शुरू से ही खुराफाती आदमी हैं, एंटीना खड़े हो जाते हैं जरा सी बात सुनते ही। तो मैंने बोला तुम्हारी कंपनी कैसे पैसे देती है, चेक देती है, कैश देती है, ड्राफ्ट देती है, कैसे देती है, तुमको आते हैं कि नहीं आते? बोला 1 लाख रुपए का आता है। मैंने कहा दिखा भाई। उसके पास एक काले रंग का बस्ता था, उसने जिप खोली, फाइल निकाली, 1 लाख रुपए हफ्ते का चेक दिखाया मुझे, 93,900 टीडीएस काटने के बाद। 5% टैक्स होता था, 5.61% उस जमाने में। अब उसने मुझे जैसे ही चेक दिखाया वो जीरोक्स कॉपी था। एंटीना फिर से खड़े हुए। गरीब आदमी बुद्धिमान बहुत होता है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि बुद्धिमान आदमी गरीब होता है। तो एंटीना फिर से खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो फोटोकॉपी है, ये तो बना लाया होगा, तो साले कलाकार तो शुरू से है, ये झूठ है। उसने बोला बैंक स्टेटमेंट भी है इसकी। एक और फाइल निकाली उसने बैग खोल के, और उसने मुझे बोला ये चेक नंबर और ये बैंक स्टेटमेंट आपस में मिलते हैं कि नहीं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं डरते डरते मिला रहा था कि ये ना मिले, क्योंकि जब मिल जाएगा फिर ये मांगेगा पैसे, और वो मैंने इसको देने नहीं है। ये कोई काम है करने का? हम बने तुम बनो, हमारे दो तुम्हारे दो, मेंबर चेन स्कीम, MLM, ये तो दुनिया का सबसे पाप बिजनेस है। और जैसे मैं चेक नंबर और बैंक स्टेटमेंट मिला हूं तो वो मिल गया। अब बहाना नंबर 2, मैंने कहा एक आध तो किसी को भी आ जाता है, तुझे भी गलती से कहीं आ गया होगा। और वो इतना कलाकार था कि वो पिछले हफ्ते का भी दिखा के लाया, ये पिछले हफ्ते का देख, ये इससे पिछले का देख, ये इससे पिछले का देख। आप लोग भी ऐसे करते होगे? तो उसने मुझे 1-1 लाख रुपए के 8 चेक दिखाए। मुझे आज भी रात याद है, 7:30-8 बजे का समय, 14 सितंबर 2005। मैंने अपने सीनियर के 1-1 लाख रुपए के 8 चेक अपनी आंखों से देखे। बिजनेस प्लान मेरे पल्ले नहीं पड़ा था, मेंबर चेंज की मुझे समझ में नहीं आई थी, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि मेरा सीनियर जो मेरा दोस्त भी है, अगर वो 4 लाख रुपए महीने कमा सकता है किसी भी काम से, तो 40,000 रुपए महीना तो मैं भी कमा लूंगा। और तो मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं। भाई आपका दोस्त 4 लाख कमाता है तो 40,000 तो हम भी कमा लेंगे।
चलो 20,000 रुपए महीना कमा लेंगे, चलो 10,000 रुपए महीना कमा लेंगे, और 10,000 लगा के 10,000 रुपए महीना बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला डन, अब क्या करें, तेरा प्लान हमें समझ में नहीं आया, तेरे पैसे ने खोपड़ी खराब कर दी भाई। क्योंकि पैसा देखने के बाद मैं हमेशा कहता हूं अच्छे अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है। क्या मैं ठीक हूं? और जिसका पैसा देखने के बाद भी दिमाग खराब नहीं होता उसको मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। नहीं, आपने पैसे भी देखे और आपकी खोपड़ी खराब नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें लोचा है, डाई खराब हो गई है, इसको ठीक करा लो, नहीं तो प्रोडक्ट खराब आएंगे। और सब लोग इस बात को अपने अपने हिसाब से समझ के हंस रहे हैं। मैंने वही कहा ना, मैं समझाता कुछ हूं और आप समझ कुछ रहे हैं। ये बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बिजनेस शुरू किया, पैसे दिए, और मेरे दोस्त को मैंने बोला अब देख मैं क्या करता हूं। उसने बोला क्या करेगा? मैंने कहा करना क्या है? तेरा कह रहे तूने कुछ नहीं करना, तूने 20, 25, 50 लोगों से मिलवाना है। मिलवा सकता है? मैंने कहा मिलवा के पैसे आ जाएंगे? बोला हाँ। मैंने कहा ट्रक भर के ले आएंगे। अरे लौंडों की कमी है, 100 करोड़ की देश में पैदा हुए हैं, बंदे ही बनते हैं, जहां देखो सबको पैसे का जरूरत है। साला सब गरीब है, अमीर भी गरीब है, गरीब भी गरीब है। तो उसने बोला बस एक बात ध्यान रखियो, ये बिजनेस खुद किसी को मत बताइयो। मैं फिर एंटीना खड़े। मैंने कहा साला पक्का 2 नंबर का काम। अबे क्यों ना बताएं? बताएंगे नहीं तो लोगों को फंसाएंगे कैसे? मतलब हमारी सोच थी कि जब बताएंगे ही नहीं तो लोग जुड़ेंगे कैसे हमारे साथ। उसने बोला तू मत बताइयो। मैंने कहा भाई मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार आदमी थोड़ी हूं, अब मेरा खेल देख। मुझे नहीं पता कि घर पे मेरा आमना सामना होने वाला है बम से। मैं घर पहुंचा, रात को स्कूटर चला के 11, साढ़े 11 बजे का समय था। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे थे। बोले कहां गया था? मैंने पहली जो लाइन बोली आपको सुनाना चाहता हूं सर। मैंने कहा पापा जिंदगी बदल गई आज। क्यों? 1-1 लाख रुपए के 8 चेक देखे और स्कूटर चलाया मैंने घर तक। 60 किलोमीटर था कंपनी का ऑफिस और मेरा घर। अब वो 60 किलोमीटर स्कूटर चलाते हुए आंखों में नोट, दिल में नोट, पेट में नोट, गुर्दे में नोट, हर जगह नोट ही नोट। जो मर्सिडीज गुजर रही थी मैं सोच रहा था हे भगवान या मुझे दे या इसकी ले, एक काम तो तू कर। तो वो गुड़बुड़ गुड़बुड़ हो रही थी पेट में। घर पहुंचते ही सामना हुआ, पिताजी के साथ बोले कहां गया था? रात भर घूमता रहता है। मैंने कहा जिंदगी बदल गई, मर्सिडीज घोड़े बंदूक सब ले लेंगे, ये स्कूटर बुकूटर नहीं चलाना अपने को। उन्होंने कॉलर पकड़ा, मेरा मुंह सूंगा। बोले पीता तो नहीं है, ये साला कहीं से है। मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं? बोले पी क्या है? मैंने कहा बैठो। छोटा सा डाइनिंग टेबल था हमारे घर में जिसमें 2 ही लोग बैठ सकते थे। गरीबों के घर कहां डाइनिंग टेबल होता है, बिस्तर पे खाना खाते हैं साला घर। तो व्हाइट पेपर मैंने मारी माता जी से लिया और रिनॉल्ड का 5 रुपए का पेन, और उस पर मैं उनको बता रहा था मेंबर कैसे बनाए जाते हैं। अब देखो नया नया आदमी जब ताजा ताजा इस बिजनेस को देखता है तो उसकी हरकत समझा रहा हूं आपको। मैंने पहले गोला बनाया, ऐसे गोला। मैंने कहा ये मैं हूं। मेरे पिताजी ने बोला स्कूल में भी अंडा, कॉलेज में भी अंडा, यहां भी 0। ये क्या है? मैंने कहा ये मैं जुड़ गया हूं। बोले कौन से संगठन में जुड़ गया है? मैंने कहा आगे बात सुनो, रोको मत। फिर मैंने ऐसे बनाए। मैंने कहा ये हम, ये हमारे 2 गोले ऐसे बना दिए ना। फिर मैंने बोला फिर इनके 2, फिर मैंने बोला इनके 2, फिर सबके 2, फिर करोड़पति। पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही आप लोग भी ऐसे ही समझाते होंगे, नया नया आदमी है ना, पैसे की कमी नहीं, जिंदगी बदल गई। तो मेरे फादर ने वो पेपर मेरे हाथ से लिया, मुझे आज भी वो रात याद है, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, और मेरे मुंह पे फेंका ऐसे। बोला हाथ लगा दिया साले टांगे तोड़ दूंगा। तो किससे मिल के आया था? मैं तो वैसे ही घबरा गया। 23-24 साल का लड़का, वो पिताजी डांट दें तो वैसे भी हम तो माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं। मैंने बोला, उन्होंने एक और सवाल पूछा, तूने पैसे तो नहीं दिया? ये अच्छा पैसे तो मैं दे आया था। और जो जोश में आदमी दे देता है पैसे। आप भी समझाते हो कि तो तुरंत आदमी देता होगा पैसे। तो मैंने कहा नहीं नहीं पैसे नहीं दिए, खाली सुना है अभी। उसने बोला जुड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो खाली देख के आया हूं। घर से बाहर निकले, उसको फोन किया, ओ भाई
मैंने कहा पैसे कंपनी में जमा तो नहीं किए तूने? मैंने कहा पैसे लौटा दे हमारे। आप भी भाटिया साहब के पास करते हो कि कभी कभी जाके ऐसे है ना कि भाटिया साहब अगर लोकेश को मेल नहीं करी तो कुछ हो जाएगा जुगाड़। तो उसने बोला तू तो बड़ी जोश में गया था, घोड़ा बंदूक गाड़ी मकान बुलडोजर सब ले लेंगे, ये हुआ क्या? अरे मैंने कहा बाप ही नहीं मान रहा, तू तो कह रहा था करोड़पति हो जाएंगे। उसने बोला तूने क्या किया घर जाके? मैंने कहा बताया। कह रहा तेरे को मना नहीं करी थी। मैंने कहा तो फिर क्या करना है? कह रहा मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा। मैंने कहा तो साले तू क्या करेगा? बोला तेरे साथ क्या किया था? तू पैसा दिया ना? उसने कहा तू पैसा दिया ना मेरे को? मैंने कहा हाँ दिया। क्यों दिया? मैंने बोला मैंने देखा तुझको पैसे कमाते हुए। बोला तुझको विश्वास हुआ? मैंने कहा हाँ। बोला तभी दिया ना? बोला तेरे बाप को विश्वास होगा तुझ पे? और मैं आपको एक बात और बता दूं, हर बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। और ये जितने लोग जोश में आए ये सब कुंठित होंगे। मतलब पड़ोसी की औलाद पे भरोसा हो जाएगा राहुल जी, अपनी औलाद पे नहीं होता बाप को। पड़ोसी का लड़का आपके बाप को आके बोलते अंकल आईएएस बनना है, आपका बाप बोलेगा शाबाश वेल डन यू कैन डू इट। और अपना बेटा आके बोले पापा आईएएस बनना है, तो बाप बोलेगा तू बनेगा, बैठ घर में। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अपने लोगों पे हमेशा ट्रस्ट कम होता है। तो पैसा हमने दे दिया था, बात समझ में आई और बिजनेस शुरू कर दिया। मैं इंस्टीट्यूट चलाता था जैसे मैंने आपको बताया, तो पार्ट टाइम में मैं नेस्विस हॉलिडेज को डेवलप करने लगा। अच्छा हमारी कंपनी में एक और समस्या थी, मुझे पता नहीं था कि कुरियर से घर से चेक आते थे पहले। अभी आपका एनईएफटी होता होगा है ना, तो हमारे जमाने में कुरियर से आता था घर में चेक। और मैंने मेहनत करना शुरू किया, मैं गरीब आदमी था, तो मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में पैसे हैं, अगर लोगों को मिलवाया जाए धड़ाधड़ तो पैसे आ सकते हैं। मोटी मोटी बात समझ में आई कि 10 को मिलवाओ तो 2 के पल्ले पड़ जाएगी। भाई 10 को मिलवाओ 2 के पल्ले पड़ जाएगी। अभी चुंबक है, उठा के फेंक दो, लोहा चिपक जाएगा उसमें। भाई उठा के कचरा उठाओ जिसमें लोहा है, घास है, मिट्टी है, फेंको, जो लोहा होगा फटाक से। इतनी समझ में आ गई बात कि मेरे ऐसे पागल और भी होंगे। कि मेरे को समझ में आया तो मेरी जैसी जाति और, ऐसा थोड़ी ना मेरे जैसे आदमी को बनाने के बाद भगवान ने डाई तोड़ दी होगी, मेरे ऐसे और भी पैदा किए होंगे, मेरे ऐसे और गरीब पैदा किए होंगे। मेरे के पल्ले पड़ गया तो औरों का भी पल्ले पड़ेगा। 26,103 रुपए का मेरा पहला हफ्ते का चेक था राहुल जी। और प्लान प्लून तो समझ में तब आया नहीं था, यह समझ में आया कि बंदे मिलाओ, स्कूटर में बिठाओ, ऑटो में बिठाओ, ट्रक में भरो, बस में भरो, बंदे मिलाओ। 26,103 रुपए का चेक। और अमेरिका ने जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, वैसे ही नेशनल हॉलिडेज ने मेरे घर वो चेक गिरा और चेक मिला मेरे बाप को, जिसकी नजर में मैं ये काम नहीं कर रहा था। अब देखो क्या हुआ, लिफाफा खुला, मेरे नाम का चेक 26,103 टीडीएस काट के। मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया, कहां है? मैंने कहा भाई अब क्या ड्रामा हो गया, अब मुझे हमें थोड़ी ना पता है चेक घर आ गया। घर लौट आया जी, आया स्कूटर स्टार्ट किया फटाफट। क्या बात होगी? ये तेरे नाम से लिफाफा है, ये वही कंपनी है ना, तुझे मना करा था ना, तू फिर फंस गया इसमें। मैं अंदर से खुश हो रहा था, 26,000 रुपए आए। और मैं अंदर से हैरान भी हो रहा था कि पहले बाप हैं जो पैसा आने पे नाराज हो रहे हैं। 26,000 रुपए हैं, तेरे को मना किया था, फिर तू फिर फंस गया इस काम में। मैंने बोला नहीं मैं कर नहीं रहा, वो 2-4 दिन काम किया था उससे पैसे आ गए होंगे, मैंने काम धंधा छोड़ दिया, मैं तो पढ़ाता हूं सारा दिन, टाइम कहां मिलता है, जरूरत नहीं है काम को करने की, फालतू मिनट के काम है, मेंबर चेंज स्कीम, ये कंपनियां भाग जाती हैं पैसा पूसा लेके। मैंने कहा जी नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, खबरदार नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा दिक्कत क्या है कि 1 हफ्ता 6 दिन के बाद फिर आ जाता है। दिक्कत तो बड़ी है ये बहुत। 6 दिन निकले कि हफ्ता फिर आ गया साला, दूसरा बम गिरा। लेकिन ये बम ज्यादा शक्तिशाली था क्योंकि इसमें अमाउंट कम था। दूसरा चेक था मेरा 4657 रुपए। कभी चेक बढ़ता है आपका, कभी कम भी होता है ना।
एज यूजुअल लिफाफा खुला मेरे पिताजी के हाथ में, मुझे फोन आया, घर लौट जहां भी है। मैंने कहा साला फिर हो गया कांड कुछ। घर पहुंचे भाई साहब, हाँ जी सर, तुझे मना किया था, देख हो गया ना कम, पहला 26, दूसरा 4, तीसरा 0, घर बैठो, हमने तो कहा ही था, हमने तो तुझको। मैंने बोला जी नहीं कर रहे, अब आपके सामने कम हो गया तो काम खत्म हो गया, हमें पता है, बात आई गई हो गई। साला दिक्कत क्या है, 34,921 रुपए का मेरा तीसरा पे आउट था इस कंपनी से, 34921, और ऑनलाइन था। मुझे समझ में आ गया सिस्टम की कुरियर वीर होता है, ऑनलाइन चेक देख सकते हैं। चेक देखा 34,921। मैंने नेस्विस के हेड ऑफिस में फोन किया, मुझे पता नहीं मेरी बात किससे हुई, क्योंकि 11 साल हो गए इस बात को। मैंने पूछा कौन से कुरियर से साला तुम भेजते हो? अच्छा, मैं शरारती बहुत बचपन से रहा हूं, बहुत बचपन से शरारती रहा हूं। मुझे आज भी वाकया याद है कि मैं 9वीं 10वीं में रहा हूंगा, हमारे घर एक ज्योतिषी आए, हमारे पिताजी की जान पहचान के थे। ज्योतिषी को मेरे पिताजी ने बोला हाथ देखो, नालायक है साला, कुछ करता नहीं। तो ज्योतिषी ने, राहुल जी, मेरा हाथ देखा, मुझे आज भी याद है मानस। ज्योतिषी ने बोला कि 2 बातें हैं, या तो ये लड़का कमाल करेगा या बर्बाद हो जाएगा, ये बीच की स्थिति में कभी नहीं रहेगा, ये बीच का जीवन यापन नहीं करेगा, या तो ये बर्बाद हो जाएगा, छिंदी छिंदी हो जाएगा, या ये कमाल करेगा। मैंने ज्योतिषी को बोला रुक जाओ, मैंने कहा छिंदी छिंदी होगा तू, हम कमाल ही करेंगे। 10वीं में था मैं, 10th में, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, और मजे की बात है कि 9वीं में फेल हो चुका था। अभी मैं आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड भी बताऊंगा। 34,921 का चेक मुझे बताया गया ब्लू डार्ट से आता है जी। मैंने ब्लू डार्ट के ऑफिस में फोन किया, कहां है जी तुम्हारा हेड ऑफिस? तो बोले फरीदाबाद में एक जगह है, नेहरू ग्राउंड, वहां पर ऑफिस है। मैं पहुंचा नेहरू ग्राउंड ब्लू डार्ट के ऑफिस में, ये मेरा नाम है, इस नाम से चिट्ठी आई होगी, उन्हें खटर पटर मोबाइल में कंप्यूटर में देखा, मुझे लिफाफा लाके दे दिया। मैंने बोला मुझे चाहिए नहीं, मैं इस एरिया में रहता हूं, ये मेरा घर का पता है, तुम्हारा कौन सा लड़का वहां डिलीवरी करता है? संयोगवश लड़का भी वहीं था। बोला जी ये है। मैंने बोला बात सुन, ये पकड़ 100 का नोट, 5 बजे से पहले नहीं जाना तूने, 5 बजे के बाद जाना है, और ऐसे ऐसे व्यक्ति दिखाई देंगे, उन्हीं के हाथ में देना है। मैं अपने पिताजी के बारे में बता रहा था उसको, मैं उसको बोल के बोला भैया चिंता मत करो, 7, 7:15 का टाइम होगा। वो दिन मेरी जिंदगी को बदलने वाला निर्णायक दिन था साहब। 7, 7:15 का टाइम था, मेरे पिताजी की घंटी बजी, मैंने देखा आ गया फोन। मैं आपको आवाज सुनाना चाहता हूं, वो शब्द सुनाना चाहता हूं जिसने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आवाज आई, भाटिया साहब बेटे कहां हो? क्योंकि अमाउंट बड़ा था, 34,000 रुपए एक हफ्ते का उस परिवार में आना, जहां पर 100 रुपए के लिए झगड़ा होता हो, करोड़ रुपए से कम नहीं होते। और 7:15 बजे मैंने शेर की तरह बोला खाली नहीं हूं, आराम से आऊंगा। साला बहुत तमाशा हो गया 15 दिन। मैं भी रात को मटर गश्ती करता हुआ 11 बजे घर पहुंचा। मेरे पिताजी ने बोला तेरे नाम से एक लिफाफा आया है। मैंने कहा हमको पता है यार, 34,000 रुपए आए, पता है। मैंने कहा हमको ये भी। अब जो उन्होंने तीसरा डायलॉग मारा वो आपको बताना चाहता हूं। आते कैसे हैं? अच्छा, तब तक मुझे भी समझ में आ गया था कि बिजनेस कैसे समझाया जाता है। पहले पहले दिन तो नौसिखिया था। मैंने कहा पेपर लाओ, फिर गोला बनाया, अब गोला तरीके से बनाया, अब उसके नीचे गोले और तरीके से बनाए। जब पूरा बिजनेस समझाया 20-25 मिनट के अंदर, तो मेरे पिताजी ने बोला नहीं तू पहले कुछ और बता रहा था, ये काम तो बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा ये बढ़िया इसलिए लग रहा है कि इस कागज के साथ 34,921 रुपए का लिफाफा रखा हुआ है। काम वही है। मैंने कहा काम वही है, अब लिफाफा है साथ में। मेरे पिताजी ने बोला वो तेरे जो मामे का लड़का है विशाल, वो साला खाली है, उसको क्यों नहीं कराता? अरे मैंने कहा पिताजी वाह, कल को तो हमें छोड़ने को कह रहे थे। नहीं देख ले, जिंदगी तेरी है, फैसले तेरे हैं, अपने मन से कर जो तेरा मन है।
15 जनवरी 2006 को मैं इस बिजनेस में कैप लिमिट पे था, मेरे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद। ₹93,900 का मेरा पे आउट था। 15 जनवरी 2006, मेरी ज्वाइनिंग 14 सितंबर 2005 की है। और 15 जनवरी 2006 से लेकर आज तक मेरा कोई भी हफ्ते का चेक 1 लाख से नीचे कभी नहीं आया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी वजह से नेस्विस ऊपर नहीं पहुंची, नेस्विस की वजह से मैं स्टेज पर आ गया। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इंसान को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, जिंदगी में हमेशा कामयाब रहता है। समस्या यह है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर थोड़े से पैसे आने के बाद आदमी अपनी औकात और अतीत दोनों भूल जाता है। कौन एक कहानी सुनना चाहेगा? एक गधा था, गधा, आपके लिए नहीं कह रहा। तो एक गधा था, अब वो खाली था, उसके पास राहुल जी को काम धाम तो होता नहीं था। तो एक आदमी उसको मिला जो उसका अपलाइन था। अब उस आदमी ने सोचा कि मैं भी खाली हूं, गधा भी खाली है, तो कुछ काम धंधा करें मिलके। अब आदमी ने सोचा क्या करें। उसने एक मंदिर खरीदा बाजार से जाके, जो लकड़ी का मंदिर जो घर में कोने में लोग लगाते हैं, है ना। तो मंदिर खरीदा उसने और गधे की पीठ पे रख दिया और गधे के गले में बांध दी घंटी। अब वो गधा क्या करे, आगे आगे जाए तो घंटी बजे। अब जैसे ही घंटी बजे गधा ढेंचू ढेंचू करे, आदमी घर से बाहर आई, गधा साला कौन है हमारे घर क्या गया। अब देखे तो मंदिर रखा हुआ है, तो प्रणाम करें, ₹1, ₹2, ₹5 टेक भी दे। बड़ा मजा आने लगा गधे को भी मालिक को भी। जैसे जैसे गधा आगे जाए फिर ₹2, ₹5 टेक दे, आगे जाए ₹2, ₹5, मंदिर की घंटी बजी, भगवान की मूर्ति, लोग नमस्ते करें। गधे के भी दिन फिर गए, आदमी के भी दिन फिर गए, बड़ा मजा आने लगा। कुछ दिनों के बाद होता क्या था, जैसी गधा बाहर ढेंचू ढेंचू करता, आदमी आता, गधे के पैर छूने लग गया कि भैया भगवान इसके ऊपर है तो कुछ खास ही होगा, ऐसा ऐसा गधा नहीं हो सकता ये। अब कुछ दिनों के बाद गधे को अहंकार हो गया। गधे ने बोला, साला ये जो मेरा मालिक है, सारा दिन साला सड़क पे तो मैं चलता हूं, ये पीठ पे मंदिर मेरी है, ये साला फोकट में पैसे कमा रहा है, तू एक काम कर, अब इसको हटा दे, अब अपलाइन की साला जरूरत नहीं है। तो वो मालिक क्या करता था, सुबह सुबह मंदिर भी रखता था उसकी पीठ पे। अब गधा बिना मंदिर लिए निकल गया। अब गधे की मंदिर पे पीठ पे कौन मंदिर रखे। अब गधा जैसे ही घर के आगे गुजरा, फिर उसने आवाज लगाई कि अब आएगा पैसा मिलेगा। जैसे ही आदमी ने देखा, गधा सुबह सुबह साला दे लठ और दे लठ। अब गधे को समझ नहीं आया कि अब तक तो ये आदमी मुझे माथा टेक रहा था, अब साला मुझे मार क्यों रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भाटिया साहब गधे हो जाते हैं, जो थोड़े से पैसे आने के बाद उनको लगता है कि काम हमारी वजह से चल रहा है। काम उनकी वजह से नहीं चल रहा होता, वो जो अपलाइन पीठ के ऊपर मंदिर रखता है वो काम मंदिर कर रहा होता है, गधों को लगता है काम हम कर रहे हैं। तो कभी भी जिंदगी में ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस बिजनेस की शुरुआत हुई इस तरीके से। मैं 2-4 चीजें आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा 10 साल का 11 साल का तजुर्बा है इस धंधे को लेकर। आप सब नौजवान लोग हैं, मुझे राहुल ने बताया कि 20, 22, 23, 24 साल के नौजवान लोग हमारे साथ बिजनेस में हैं। मतलब मुझसे आप थोड़े से ही बड़े हैं। मतलब अब क्या करें, ऐसे ही दिल को दिलासा दे लेते हैं। बहुत सारी तकलीफें हैं सर, बहुत सारी दिक्कतें हैं इस बिजनेस को डेवलप करने में। मैं जानता हूं आपको बहुत सारी तकलीफें होती होंगी, मैं ये समझता हूं। देखो, मैं आपको एक बात अच्छे से बताना चाहता हूं। अभी आज से 1.5 साल पहले मेरा लड़की हुआ, सेकंड डॉटर मेरी। पहले एक 8 साल की बेटी है, अभी 1.5 साल पहले मुझको एक लड़की हुआ। मैं लेबर रूम के बाहर बैठा था, मुझे लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ राहुल। ऑपरेशन से हुआ, सिजेरियन हुआ, तो बाहर मुझे इंतजार करना था। I was sitting outside the operation theater waiting for the call। और मैंने वहां पर एक अजीबो गरीब चीज देखी जो मैं रोज देखता था, मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन उस दिन मुझे कुछ समझ में आया। उसके ऊपर लिखा था, ऑपरेशन थिएटर के ऊपर, लेबर रूम।
मेरे दिमाग में मुझे एक बात बोली कि मिस्टर सोनू शर्मा, सच है यार, ये एक्सट्रीम पेन प्लस लेबर विल ओनली गिव यू अ न्यू बर्थ। एक्सट्रीम पेन प्लस लेबर, जब तक आप पेन और लेबर को जोड़ते नहीं, आपका जीवन नया नहीं हो सकता। इस बिजनेस को सीरियसली करना सर, सीरियस एफर्ट ही आपको सीरियस रिटर्न देते हैं सर। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 25-30 साल के नौजवान बैठे हैं, कुछ बड़े भी हैं उम्र में। नोट कर लो मेरी बात, आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी दोस्त। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश कर लो, साला जिंदगी भर उसकी कीमत चुकाते रहना। कीमत तो आपको अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस। चॉइस इज योर्स कि अगले 5 साल ऐसी तैसी करा लो और बाकी के 50 साल ऐश करो, या आज 5 साल ऐश कर लो और बाकी के 50 साल साला घोड़े की तरह काम करते रहो। चॉइस आपके पास है। मैंने वो चॉइस चुनी जिसमें मुझे जिंदगी भर मेहनत ना करनी पड़े। मैं बहुत आलसी हूं। मुझे लोग बोलते हैं सोनू भाई इतनी मेहनत क्यों करता है, तो मैं किस लिए आंसर देता हूं, क्योंकि मैं मेहनत करना नहीं चाहता। उसने बोला मेहनत करना नहीं चाहता इसलिए मेहनत कर रहा है। मैंने कहा पूरी जिंदगी नहीं करना चाहता, इसलिए सोच रहा हूं 5 साल कर लूं बस। मुझे आज भी याद है, मेरे पुराने जमाने में जब स्कूटर पे हम लोग फॉलोअप करने आते थे, तो सर्दी के दिन होते थे और स्कूटर था हमारे पास। हमें सिखाया गया था कि 24 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना है। आपको भी सिखाया जाता होगा, है ना, कि 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना, नहीं तो इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है। नहीं, 24 में आप मिलो, नहीं तो साला से कोई और मिलेगा, वो पट्टी पढ़ाई देगा उसके कान में, क्या बोलेगा, एमएलएम नहीं, तू ना करियो। फंस जाते हैं लोग, कंपनी जाती है भाग। तो हम लोग स्कूटर पे फॉलोअप करने आते थे। और मुझे आज भी याद है, वो सर्दी का जमाना, सितंबर में बिजनेस स्टार्ट किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और स्कूटर चलाते थे ऐसे। ग्लव्स पहनता नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगते थे। तो जब हम फॉलोअप करने सुबह सुबह किसी घर जाते, और मैं फॉलोअप करता था 6 बजे। मैं आपको अपनी कहानी बता दूं कि मेरे फॉलोअप सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे शुरू होते थे, सुबह 4 बजे। मुझे ये पता था कि साला दिन में कहीं भी ऐसी तैसी कराए, 4 बजे घर ही मिलेगा। फंडा क्लियर था। और एक बात समझ में आ गई थी कि इस धंधे में पैसे कमाने हैं तो सोनू शर्मा बेशर्म बनना पड़ेगा। ये मत सोच कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा ये तू सोचेगा तो फिर वो क्या सोचेगा। तो तू मत सोच कि वो क्या सोच रहा है, तू जा। तो सुबह 5 बजे मेरे फॉलोअप होते थे। मैं स्टेज पर खड़ा हूं तो आपको मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो सर्दी के अंदर जा रहे हैं दिसंबर में स्कूटर पे, और स्कूटर से लोग ऐसे हाथ खोलते हैं, मेरे ऐसे खुलते नहीं थे क्योंकि सर्दी में अकड़ आते थे, तो ऐसे निकलते थे बाहर। कितने बजे फॉलोअप करते थे? सुबह 6 बजे। तो मेरे को कुछ लोग नाराज होते थे, यार तू सुबह सुबह चला जाता है, तेरे को शर्म ही नहीं आती यार, वो क्या सोचेगा यार। मैंने कहा सारा प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होता है नेटवर्क मार्केटिंग अंदर। जब तुम किसी के घर जाते हो फॉलोअप करने और प्लान दिखाने, ये सोच के कि उसके जुड़ने से तुम्हें पैसे आएंगे, तुम्हारा धंधा साला कभी नहीं चलता। जब तुम किसी के घर जाते हो ये प्लान दिखा के, ये सोच के कि वो जुड़ेगा तो जिंदगी उसकी बदलने वाली है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती कभी भी। ये थॉट प्रोसेस है। मैं राहुल को सुबह होटल में बोल रहा था। राहुल ने मुझे बोला लोग फॉलोअप करने नहीं जाते, इनविटेशन का प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, दिल्ली में भी ऐसा होता है। जब फेथ नहीं होता अंदर से, तब कन्विक्शन नहीं आती। जब फेथ नहीं होता दोस्तों, कन्विक्शन नहीं आती। मैं एग्जांपल देता हूं, राहुल को भी दिया मैंने। आपका 3 साल का लड़का है, या 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का लड़का है या लड़की है। ये स्कूल जाना नहीं चाहता बिल्कुल। ये रो रहा होता है सुबेरे सुबेरे, मैं नहीं जाऊंगा। और आप क्या कर रहे होते हो? उसको घसीट के बैन में बिठा दो, बैठ। वो रो रहा है, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। स्कूल में बम लगा दो, टीचर मर जाए, प्रिंसिपल मर जाए, साला वो नहीं जाना चाहता। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? कौन बच्चा स्कूल जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। आप क्या करते हो? चांटा मार के भी बेचते हो, क्योंकि आपको पता है, कन्विक्शन है कि इसका फ्यूचर है स्कूल में ही। तू जाएगा साले, तेरा बाप भी गया था। बच्चे तो रोएंगे ही ना। अब बाप ये सोचे, हाय मैं इसको थप्पड़ मार दूं, ये क्या सोचेगा? बाप 4 थप्पड़ मारेगा, डंडा भी मारेगा, क्योंकि बाप को पता है इसका भविष्य स्कूल जाने में ही है।
वही कन्विक्शन जो नेटवर्क मार्केटिंग में आती है ना साहब, तो आप अपने दोस्त को चांटा मार के भी 8,000 रुपए लेते हो। जब वो कन्विक्शन नहीं आती ना अंदर से, तब डर लगता है कि किसी घर जाऊंगा तो क्या करूंगा। हमारे फरीदाबाद से 40 किलोमीटर दूर पलवल एक जगह है। मैं रात को किसी का प्रेजेंटेशन देने आ रहा था। मैंने नई नई सेंट्रो खरीदी, सेकंड हैंड। मेरे लाइफ का पहला गाड़ी था सेंट्रो 2812 नंबर, 2812 नंबर, 2,60,000 की सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी मैंने, 6,336 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे, 80,000 डाउन पेमेंट करी। मैं घर लेके आया गाड़ी। मुझे चलाने नहीं आती थी। चलाने कहां आती थी? चलाने आती होने के लिए गाड़ी होनी चाहिए। अपने पे ना हो, साला दोस्त पे हो। हम भी गरीब, दोस्त भी गरीब, गरीब का दोस्त गरीब। अमीर गरीब से कहां दोस्ती करता है देश में, है ना। अब वो सुदामा कृष्ण वाले जमाने थोड़ी ना रहे हैं। तो गाड़ी चलाने भी नहीं आती, तो हमारा दोस्त हमारे घर तक वो सेंट्रो लेके आया, भगवान के मंदिर जाके। तो मैं 30 किलोमीटर रात को कहीं से अपने घर से 30 किलोमीटर से आ रहा था प्रेजेंटेशन वगैरह दिखा के। मेरे को आज भी याद है, रात के 2:15 2:30 बजे का टाइम था। घनघोर सर्दियां थी, ये जनवरी फरवरी का मौसम रहा होगा आई थिंक। तो जब मैं घर से 7-8 किलोमीटर दूर था, तो मेरा दोस्त ही गाड़ी चला रहा था। मैंने उसको बोला, तू अंदर एक जगह है बल्लभगढ़ करके हमारे फरीदाबाद में, तो तू यहाँ गाड़ी ले ले रात को 2:15 बजे। उसने बोला, भैया आप 2:15 बजे रात को क्या करोगे? अरे मैंने कहा वो राज है, उसको कल प्लान दिखाया था, फॉलो करना है। बोले पागल हो, टाइम देख रहे हो, सो रहा होगा। मैंने कहा प्रॉब्लम उसको है, साला हमको क्या, वो तो सो ही रहा है, हम तो जाग रहे हैं। समस्या उसको, हमको क्या समस्या है? बोला बुरा मानेगा। मैंने कहा तू गाड़ी चला यार। मैं साहब उसके घर पहुंचा। मुझे आज भी याद है, घनघोर कोरा घर ढूंढते ढूंढते मुझे वो किराए पे रहता था। अच्छा गलती मुझसे क्या हुई कि जब मैं डोरबेल बजाने लगा तो मालिक मकान की घंटी बज गई। कोरा इतना था कि पता नहीं चला कि फर्स्ट फ्लोर की कौन सी है और साला ग्राउंड फ्लोर की कौन सी है। अपन ने ग्राउंड की दबा दी। वो रहता था ऊपर पहले माले पे। अब वो पहली घंटी में कौन आता रात को 2 बजे, और हम भी कम वक्त दबाए रखें। तू आएगा कैसे नहीं, तेरा बाप भी आएगा, तूने प्लान देगा साले कल, तू बाहर निकल। हम वो दबाए जा रहे हैं। अब हमें नहीं पता साला घंटी गलत दब रही है। 2-3 मिनट के बाद अंदर की लाइट जली। इतनी मोटी औरत नहीं, इतनी होगी। क्या बात है। अच्छा जब वो लड़का था उसने तो शीशा चढ़ा लिया ऊपर, तो वो शीशा भी ऐसे चढ़ता था हमारी गाड़ी का। हम पे कौन सा बटन था। उसने बोला पिटा आज ये। अच्छा मैं भी घबरा गया। मैंने कहा जी रात से मिलना है, ऊपर रहता है, ये कोई टाइम आने का। मैंने कहा जी कोई गुजर गया, बताना है जी उनको। अब क्या करते, साला जो मुंह में आया पक दिया। अच्छा वो मेरा दोस्त सोच रहा है आज ये पिटा। उसने बोला ऊपर रहता है, तो घंटी गलत बजा रहा है तू। मैंने कहा अच्छा जी गलती होगी माफ कर दो। तू अब मैं उसको दबाए जाऊं, वो ऊपर की लाइट वाइट जली, वो उसकी बीवी ऊपर से झांक रही है। हाँ जी भैया। अरे मैंने कहा सो रहे हो? उसने बोला अरे मैंने कहा ट्रेजेडी होगी जल्दी आओ। अच्छा वो मालिक मकान खड़ी देख रही है। ऊपर का उसने दरवाजा खोला, नीचे आई, नीचे का दरवाजा खोला। भैया इतनी रात को। मैंने उसको दोस्त को बोला आज अंदर। वो बेचारा गाड़ी बंद करके अंदर से घबराता आया, आज पिटेगा हमें पिटवाएगा। ऊपर पहुंचे, राज भी उठा। अरे भाई इतनी रात गए, साले सो रहा है। दुनिया नोट छाप रही है नेस्विस में, गाड़ी पे गाड़ी आ रही है, बंदे पे बंदा पैसे कमा रहा है। पलवल गए थे, सुबह से रात तक 40 आईडी का कैश लेके आए हैं। जिंदगी बदल गई है। अच्छा जो मेरा दोस्त मेरी गाड़ी चला रहा है वो सोच रहा है साला एक आदमी नहीं जुड़ा सुबह से, ये साला झूठ पे झूठ। हाँ? हाँ? बोला झूठ की भी कोई सीमा होती है। वो सोच रहा है साला सुबह से एक आदमी घर नहीं मिला, साले लोगों ने लठ मार के बजाया हमको। और ये वो मुझे कह रहा है, मैंने कहा 40 आईडी का कैश, जिंदगी बदल गई, आग लगा रखी है हमने, देखना क्या क्या हो जाएगा। उसने बोला क्या करना है? पैसे देने और क्या करना है? चाय बनवाओ। उसने वाइफ को बोला, उसका मन तो होगा कि भागे साले, ये बना चाय बना। अब वो बीवी चली गई बेचारी रसोई में चाय वाय बनाने के लिए। हमने उतना उसको सेट करना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट हुए, बोला ठीक है मंगाता हूं। तो उसने वाइफ को बोला वो चेकबुक ले आ, अलमीरा के अंदर चेकबुक है। वो चेक लगाया, हमने चेक लिया, मैंने जेब में रखा। मैंने कहा अच्छा भाई रात चलें? उसने बोला चाय बन गई है। मैंने कहा तू और तेरी बीवी दोनों पियो, हमारा काम हो गया। हम जा रहे हैं घर, हमें तेरी चाय से कोई मतलब नहीं है, अब तू सो जा आराम से। रात को 2 बजे किसी के घर जाना आपके हिसाब से गलत हो सकता है, आपके हिसाब से गलत हो सकता है। उस आदमी ने अगले 6 महीने के अंदर मेरे साथ इस बिजनेस में 12 से 13 लाख रुपए कमाए, जिसके रात को मैं 2 बजे घर गया था।
आप रात को 2 बजे तभी किसी के घर जाएंगे जब अंदर से विश्वास पक्का रहेगा कि धंधा शानदार है, चोखा है, कभी गलती नहीं होगी, कभी नुकसान नहीं होगा। मैं आपको चीजें बताना चाहता हूं इसलिए क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि 2-3 चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी इस बिजनेस में आना है। सीखना चाहेंगे? अरे जोर से बोलो यार, आवाज दिल्ली पहुंच गई मुझे लग रहा है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना नहीं चाहता, आपको सीखना पड़ेगा सर इग्नोर करना लोगों को। और ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसको मैं महारथी हूं, जिसके अंदर आपको इग्नोर करने की कला सीखनी पड़ेगी। अगर आप सीख सकें तो, अगर आप ये हैबिट डेवलप कर सकें जो मैंने 10-11 साल में डेवलप की है, क्योंकि मैं भी मायूस हो जाता था। मेरे पहले 14 लोगों ने मुझे मना कर दिया, फर्स्ट 14 से नो टू मी। पहले 14 लोगों को मैंने प्लान दिखाया, लोग भाग गए। मेरा स्कूटर जहां जहां से निकलता वहां कर्फ्यू लग जाता था, मुझे याद है आज भी। मतलब अगर कहीं कर्फ्यू लगाना हो तो धारा लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा स्कूटर गुजार दो, सब सड़कें साफ। लोग समझते थे फिर आया मेंबर चेंज स्कीम समझाएगा, टाई पहन के आ गया, फिर ये लौंडा अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही ली है, ये हमारी करेगा। पहले 14 लोगों ने मुझे मना कर दिया, मैं भी हतोताश हो गया। मैं भी इंसान हूं, मेरे को लगा यार ये कहां फंस गया तू, अच्छा भला इंस्टीट्यूट चल रहा था, तू ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये कोई काम तेरे को शोभा देता है? मैं भी सोचता था ऐसे। अब आप सोचेंगे ऐसा सोचने के बाद धंधे में आए क्यों दोबारा? 14 लोगों के मना करने के बाद मेरा मन किया धंधा छोड़ यार, बेकार काम। फिर मेरे मन में आया कि बेटा अगर आज छोड़ दिया, ये 14 लोग जिंदगी भर गाली देंगे। ये कहेंगे अच्छा बन गया करोड़पति, कहां गई तेरी कंपनी, हमने तो पहले ही कहा था ना। मैंने कहा नहीं यार, अब काम करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। इग्नोर करने की कला दोस्त आपको सीखनी पड़ेगी। इग्नोर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको बोलते हैं हिंदी में नजरअंदाज कर देना। नजर अंदाज कर देना। जब मैं 12th में था तो मुझे अपनी बीवी से इश्क हो गया। मेरी लव मैरिज है, मेरे को देख के लगता ही नहीं है सारा अरेंज कर सकता होगा। तो वो कला वहां से डेवलप हुई। 12th में मैं था अनपढ़, गवार, नालायक, और मेरी बीवी बहुत अच्छे घर की है। उसके फादर सेंट्रल वाटर कमीशन में डायरेक्टर थे, तो वो नीली बत्ती वाली गाड़ी, टोरा पूरा था, और हम अनपढ़, गवार, गरीब। प्यार और मोहब्बत होगी। अब साला मना कर दिया उसने। तो मेरे दोस्त ने बोला पसंद नहीं करती तुझे। मैंने कहा यार दिल इसका बहुत अच्छा है, ये जानबूझ के ऊपर ऊपर से दिखा रही है। 12th में पूरे साल में उसके चक्कर में लगा रहा, वो ना मानी सर। मैं फर्स्ट ईयर में उसके चक्कर में लगा रहा, वो ना मानी। 99 की बात है। और आखिरी में 2005 में मैं उससे ब्याह करके ही माना। नाउ शी इज माई वाइफ। वी हैव 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स। तो प्यार भरपूर था, लेकिन वो पहले 5 साल उसने बहुत नाटक किए। तो हमको ये पता था कि पीछे पड़ा रहा है साला, हाँ करेगी एक दिन, तू पीछे में। देखो प्यार होता तो ऐसे ही होता ना यार, वो मना कर रही है, आप कह रहे तू कोई बात नहीं, हम लगे हैं तेरे पीछे। तो यही कहानी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तुम लगे रहो, साला हाँ कर ही देगा। कहां जाएगा? एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा। अच्छा, आप में से कितने का शादी एक बार हो चुका है? रेज योर हैंड्स। लीगल शादी? किसी की बेटी है क्या सर? एनी ऑफ यू हैव एनी डॉटर्स? बेटी है किसी की? सर आपसे बात कर सकता हूं 1 मिनट? कैन आई टॉक टू यू? आपका नाम? हाँ, इरन्ना। इरन्ना, कितनी बड़ी बेटी है आपकी? यू कैन टेक द माइक एंड टॉक टू मी। 4 साल की है सर। एक बेटी है? हो सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत किस्मत वालों को बेटी होती हैं, और जिनकी बहुत अच्छी उनको 2 होती हैं। थैंक यू सर। बाइनरी कंप्लीट है। तुम भी जल्दी जल्दी करो, नहीं तो एक एज के बाद बाइनरी होता नहीं यहां पे। 4 साल का बेटी है, शादी करेंगे ना उसका जब बड़ा हो जाएगा? करेंगे ना? देखो हमारे यहां पर जब बेटी होती है तो हम उसका शादी करते हैं ना, लड़का ढूंढते हैं,
कोई कहता है कि बॉम्बे में एक बहुत अच्छा लड़का है तो आप मुंबई चले जाते हैं लड़का देखने के लिए, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? कोई कह दे कि अहमदाबाद में लड़का बहुत अच्छा है तो आप गाड़ी लेते हैं या ट्रेन पकड़ते हैं या बस पकड़ते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं। कोई कह दे कि नहीं नहीं दिल्ली में एक लड़का बहुत अच्छा रिश्ता आया वहां से तो चले जाओ, तो हम लोग गाड़ी उठाते हैं, बस पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। कोई बोलता है नहीं 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 देहरादून एक जगह है वहां पर एक लड़का बहुत अच्छा है, चले जाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? लड़के से बात चलाते हैं ना। तो आपने बात चलाई लड़के से और 4-5 लड़कों से बात नहीं बनी, क्योंकि आप चाहते हैं कि लड़की अच्छे घर में जाए, लड़का कमाता अच्छा हो, खाता पीता ना हो, अपने हिसाब से। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है कि मेरी बेटी ऐसे घर में जानी चाहिए। तो 5-10 जगह बात चलाई, बात नहीं बनती कभी कभी, है ना। और मैं ऐसा समझता हूं हिंदू परिवारों के अंदर या आप सबके परिवारों के अंदर जब तक लड़की की शादी नहीं होती माँ बाप को चैन नहीं होता। सर क्या मैं ठीक कह रहा हूं? माँ बाप रात रात जागते रहते हैं, यार कब लड़की की शादी होगी, उम्र निकलती जा रही है, हर जगह भागते हैं, दौड़ते हैं। तुमने 15-20 लड़कों से बात चलाई, बात नहीं बनी, क्या करोगे? लड़की को बोलोगे घर बैठ? नहीं हो सकता। बात चलाओगे आगे? करना पड़ेगा। 20 लड़कों से बात नहीं बनी, 21वें लड़के के पास जाओगे रिश्ता के लिए कि नहीं जाओगे? करना ही पड़ेगा। 50 लड़कों से बात नहीं बनी, 100 के बाद में भी जाना ही पड़ेगा। मतलब शादी करके ही मानोगे ना? सही। तो ऐसा समझ लो कि नेस्विस हॉलीडेज के अंदर, सुन लो मेरी बात, ऐसा समझ लो कि नेस्विस हॉलीडेज के अंदर 2 बेटियां पैदा हो गई हैं, ए और बी, इनके वर्ड ढूंढने आप मिलेंगे ना, बात खत्म हो गई। कौन सा मुश्किल काम है? कोई बात नहीं। अब ऐसा तो नहीं कर देंगे ना 15 लड़कों से बात नहीं बनी, हमने लड़की को बोला हमसे ना हो रहा भैया तू घर बैठ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। वी विल गो इन द मार्केट, सर्च फॉर द बॉयज, कहीं ना कहीं पूरे देश में घूमेंगे, है ना। तो अब आप माइक वापस दे दो, बस बैठ जाओ, होगी बात। तालियां होनी चाहिए आना के लिए, है ना। मेरा सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ इस बिजनेस के अंदर। दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, और ये कला आपको बहुत कुछ सिखाएगी। देखो कभी भी लोड लेके ऊपर नहीं बढ़ा जाता। जब आप पर्वत पे चढ़ रहे हैं या पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो क्या लोड लेके चढ़ते हैं या हल्का होके जाना चाहते हैं? वैष्णो देवी आप गए होंगे माथा टेकने, मुझे नहीं पता आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते। जाते हैं आप लोग? 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, कोशिश करते हैं कि लोड कम से कम हो, कोशिश करते हैं कि बैगेज कम से कम हो, अगर हो भी सही तो साला पिट्ठू तू उठा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? आप लोड कम लेते हैं तो आसानी से पहुंचते हैं, लोड ज्यादा लेते हैं तो मुश्किल से पहुंचते हैं 12 किलोमीटर की चढ़ाई में। और ये नेस्विस की चढ़ाई तो कहीं ज्यादा बड़ी है, यहां अगर आप लोड लेके चढ़े तो दिक्कत होगी साहब, यहां तो हल्का रहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है आपका? किसी ने आपको मना कर दिया, ओहो मुझे आज मना कर दिया किसी, मैं नहीं करूंगा ये। आप लोड लेना चालू करते हैं, उसकी बातें दिमाग में घूम रही होती हैं। जब वो आपको कह रहा होता है फंस जाएगा, बेकार है, तू मत जोड़, ते भाग जाएगी, इज्जत खराब हो जाती है, ऐसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, इससे बढ़िया तो साले मोची बन जा। जब ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में पड़ती हैं तो आप लोड लेना चालू करते हैं, आपका दिमाग भारी होना शुरू हो जाता है, टेंशन लेना शुरू कर। ऐसा होता है कि नहीं होता? और मैं आपको बता दूं, खाने में अगर कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज है हमारे देश में, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे साला इसका इलाज नहीं है हमारे देश में। तो आप लोड लेना चालू करते हैं। रात को बिस्तर पे सो रहे हैं तो सोच रहे हैं उसने मना कर दिया, मेरा बंदा नहीं जुड़ा, ये काम बेकार है, ये नहीं करते, नौकरी ठीक है। मैं अभी फ्लाइट में आया तो जैसे मैंने अपना बैग रखा तो 19.5 kg बताया उसने, और उसने मुझे बोला 15 किलो अलाउड है सर, है ना, 15 किलो अलाउड है, 4.5 किलो ज्यादा है तो पैसा दे दो। एक लिमिटेड लोड ले जाने की इजाजत होती है फ्लाइट में, या अनलिमिटेड ले जाने की होती है? हाँ हेलो, हाँ लिमिटेड, क्योंकि फ्लाइट भी टेक ऑफ नहीं कर सकती अगर लोड ज्यादा है उसमें। इवन फ्लाइट कैन नॉट टेक ऑफ अगर लोड ज्यादा है। जब रॉकेट जाता है आसमान में अंतरिक्ष के अंदर तो थोड़ा सा उड़ने के बाद नीचे का हिस्सा अलग हो जाता है उससे, क्या आप जानते हैं? वो फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे का हिस्सा जितना हल्का होगा उतना ऊपर उठेगा, जितना भारी रहेगा। आपको अगर ऊपर उठना है तो हल्का होना पड़ेगा। लोग मुझसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बहुत कुछ सीखना पड़ता है, मैं बोलता हूं गलत। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी हैबिट छोड़नी पड़ती है।